गुड मॉर्निंग क्लास। मैं नेहा कुमारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में। तो आप सभी अवेयर हैं इस बात से कि यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, जिसकी सहायता से आप अपने पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और नीट बेस्ड एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और उसके साथ साथ 10th बोर्ड के एग्जाम्स में भी आपको हेल्प मिलती है। तो मेरा टॉपिक आप लोगों को अब याद हो गया होगा, खाद्य संसाधन पशुओं में, और ये है लेक्चर 4। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था गाय और भैंस की विभिन्न नस्लों के बारे में और कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, और पिछली क्लास में हमने डिस्कस करे थे उन सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे दुधारू पशुओं में सफल प्रबंधन के लिए, उनके सही मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारे नस्ल का चयन। सही नस्ल के चयन के लिए हमें जो भी हम पशुओं का चयन कर रहे हैं, उसकी आयु, उसका प्रजनन का इतिहास किस प्रकार का रहा है, वो किसी प्रकार के रोग से संक्रमित तो नहीं है, ये सारी जानकारी हमें पशु चिकित्सक की सहायता से पता चल सकती है। तो इस प्रकार से हम सही नस्ल का चयन कर सकते हैं। सही गाय, भैंस, बकरी इत्यादि के चयन के पश्चात हमें क्या स्टेप उठाना है, उसके बाद हमें जाना है उनके संतुलित पोषण के लिए। संतुलित आहार देना है ताकि हमारे पशु स्वस्थ रहें और उनमें दूध उत्पादन बढ़ सके। तो संतुलित पोषण के मुख्यतः दो भाग है, एक है रुक्षांश और दूसरा है सांद्र पदार्थ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रुक्षांश की। रुक्षांश उनके खाद्य पदार्थ का वह हिस्सा है जिसमें रेशे के तत्व अधिक होते हैं। 18% से अधिक मात्रा जब रेशे की होती है तो वह रुक्षांश कहलाता है। रुक्षांश में प्रोटीन और ऊर्जा के अवयव नहीं पाए जाते, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब रुक्षांश जो है वो अलग अलग भागों में विभाजित है, इसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे हरा रुक्षांश। हरा रुक्षांश जो है वो मुख्यतः बीटा कैरोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। तो जब हम अपने पशुओं को ज्यादा से ज्यादा बीटा कैरोटीन देना चाहते हैं तो उसके लिए विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं जिसकी सहायता से हम उन्हें बीटा कैरोटीन दे सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की घास आती है, जैसे नेपियर घास, गिनी घास, सुडान घास, दीनानाथ घास, अंजन घास, इसके साथ साथ लूसर्न, लोबिया, ये सारी चीजों में भी बीटा कैरोटीन की अच्छी मात्रा यानी विटामिन ए की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है। अब विटामिन ए की आवश्यकता पशुओं में क्यों है, उसके क्या क्या लाभ हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विटामिन ए की सहायता से उनकी आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहती है, उनमें प्रजनन की क्षमता बढ़ती है, दूध उत्पादन भी बढ़ता है, दूध में वसा की मात्रा भी बढ़ती है। इसके साथ साथ उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके निर्माण के लिए भी बीटा कैरोटीन की आवश्यकता होती है। उनकी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए, झिल्लियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी बीटा कैरोटीन आवश्यक होता है। बछड़ों का अगर विकास अच्छा करना है, उनमें अच्छी वृद्धि करनी है, तो हमें बीटा कैरोटीन की आवश्यकता होती है। अगर बीटा कैरोटीन हम उन्हें सही मात्रा में नहीं दे पाते हैं तो कमी होने पर क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कमी होने से उनमें मुख्यतः आंखों की दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है, तो रतौंधी होने की संभावना है। बछड़ों के विकास दर में कमी आती है, उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आती है, और हमारा जो प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं वह भी हमें देखने को मिलती हैं यदि उनके भोजन में सही मात्रा में बीटा कैरोटीन उपस्थित नहीं है। ये हो गई बात हरे रुक्षांश की। अब जो दूसरा भाग है, दूसरा प्रकार का रुक्षांश है, वो है सूखा रुक्षांश। तो जो भी सूखा चारा है, जैसे गेहूं का भूसा, धान का पुआल, मक्के के सूखे डंठल या फिर सूखी घास, ये सारे जो है सूखे रुक्षांश के अंतर्गत आते हैं। और क्या है, साइलेज और हे, ये भी रुक्षांश के अंतर्गत आते हैं। साइलेज में मुख्यतः हरे चारे को एक गड्ढे में बंद कर दिया जाता है जिसमें हवा प्रवाहित नहीं होती और फिर वो साइलेज के रूप में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा है हमारा हे। हे भी हरे चारे को सुखाकर जो रुक्षांश पाया जाता है वो सूखे रुक्षांश के अंतर्गत आता है। अब रुक्षांश के मुख्यतः लाभ क्या क्या है। रुक्षांश से सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि हम जुगाली की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो भी दुधारू पशु होते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। उनके पास अलग एक पेट है रूमिन, जिसमें कुछ प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज को सरल अवस्था में लाने में बहुत सहायक होते हैं।
हम ये जानते हैं कि जो भी शाकाहारी, पूर्ण रूप से शाकाहारी जो पशु हैं, उन्हें पचाने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उनके खाद्य पदार्थों में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। तो वो जब निरंतर जुगाली करते हैं तो उनका जो भोजन है वो आसानी से पच सकता है। तो जुगाली की क्रिया को बढ़ाने के लिए मुख्यतः वृक्षांश की आवश्यकता होती है। दूसरा है, उनके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। जैसा मैंने आपको बताया कि उनका जो रूमेन है, जिसमें कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो जब सक्रिय रहते हैं, अच्छे से कार्य कर पाते हैं, तो दुधारू पशुओं का जो पाचन तंत्र है वो बहुत अच्छे से काम कर पाता है, स्वस्थ रहता है। यदि पाचन अच्छे से हो रहा है तो कब्जियत नहीं होगी, अम्लीयता नहीं होगी, अपच की समस्या पशुओं में नहीं देखने को मिलती है। और क्या है, वृक्षांश यदि भोजन में उपस्थित है तो उनके दूध में वसा की मात्रा को वह बढ़ाने में भी सहायक होता है, उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण करने में भी सहायक होता है। जो हमारा वृक्षांश है वह तृप्ति का एक अनुभव कराता है पशुओं को, मतलब वो लंबे समय तक भूख का अनुभव उनको नहीं होता है, क्योंकि ये पचने में थोड़ा भारी होता है। इसमें लागत कम लगती है, मतलब किसान कम लागत लगाकर भी अपने पशुओं को अच्छा भोजन दे सकते हैं। ये हुए वृक्षांश के लाभ। अब हर चीज के अगर फायदे हैं तो थोड़े बहुत नुकसान भी। जैसा मैंने आपको बताया शुरू में कि वृक्षांश मुख्यतः रेशे वाला भाग है, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अवयव यानी ऊर्जा नहीं उपस्थित रहती है। तो अगर आप सिर्फ वृक्षांश अपने पशुओं को दे रहे हैं तो उनको आप प्रोटीन और ऊर्जा से वंचित रख रहे हैं, उसमें सिर्फ आप फाइबर वाला हिस्सा दे रहे हैं जो उनको पचाने में सहायक होगा, लेकिन उनके दूध में पोषक तत्व कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें आवश्यकता होती है वृक्षांश के साथ साथ दूसरा आहार देने की, और वो है सांद्र पदार्थ। तो चलते हैं हम अपने सांद्र पदार्थ की तरफ। तो सांद्र पदार्थ मुख्यतः भोजन का वह भाग है जिसमें 18% से कम रेशे की मात्रा हो, ज्यादा उसमें प्रोटीन की मात्रा हो और ज्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो, जो उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब सांद्र पदार्थ के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक जो है वो ऊर्जा युक्त सांद्र पदार्थ, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो आप क्या क्या दे सकते हैं उसके लिए? मक्का, जौ, बाजरा, ये सारी चीजें हम अपने पशुओं को दे करके उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उनके आहार में बढ़ा सकते हैं। दूसरा है प्रोटीन युक्त सांद्र पदार्थ, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। तो वह भोजन जो खली का हिस्सा, काफी भोजन का जो बच जाता है, जैसे सोयाबीन खली, सरसों खली, तिल खली, सूरजमुखी खली, ये सारे जो है ये प्रोटीन युक्त सांद्र पदार्थ है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो प्रोटीन देने के लिए संतुलित आहार में प्रोटीन की आवश्यकता है। हमें ये सारी चीजें, ये सारी खलियां जो है वो अपने पशुओं को देनी है। अब सांद्र पदार्थ जैसे वृक्षांश के लाभ है, उसी प्रकार से हमारे सांद्र पदार्थ के भी कुछ लाभ हैं। जैसे वृक्षांश में सिर्फ रेशे का भाग था, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊर्जा भी है और प्रोटीन भी है। तो हम सांद्र पदार्थ दे करके अपने पशुओं को ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन भी दे सकते हैं। गर्भवती जो पशु है उनमें पोषक तत्व की आवश्यकता है, उनके दूध में पोषक तत्व की आवश्यकता है, तो वो सांद्र पदार्थ के द्वारा बनाई जा सकती है। प्रसव के उपरांत, प्रसव होने के बाद जो पशुओं में शारीरिक कमजोरी आती है, उससे भी बाहर निकलने में सांद्र पदार्थ सहायक होते हैं। पशुओं की अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छे दूध उत्पादन के लिए, उनके दूध में अच्छे पोषक तत्वों के लिए भी सांद्र पदार्थ देना हमारे पशुओं को अति आवश्यक है। अब जैसे वृक्षांश के कुछ नुकसान थे, यहाँ सांद्र पदार्थ की कमियां ये है कि यदि आप ज्यादा मात्रा में ये सांद्र पदार्थ युक्त आहार अपने पशुओं को देते हैं तो उनमें अपच की समस्या, अम्लीयता और कब्जियत बढ़ सकती है। इसके साथ साथ सांद्र पदार्थ में जो लागत है वो अपेक्षाकृत वृक्षांश से अधिक है, इसमें खर्च अधिक आता है। तो हमें इसको एक संतुलित मात्रा में ही देना है। यदि आप ज्यादा दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, अपच की समस्या हमारे पशुओं में देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम वृक्षांश और सांद्र पदार्थों में अंतर देख सकते हैं। क्या अंतर है मुख्यतः? तो रेशे वाला भाग अधिक हमारा किसमें है, वृक्षांश में, और सांद्र पदार्थ में 18% से कम है। ऊर्जा की मात्रा वृक्षांश में कम होती है, सांद्र पदार्थों में अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा वृक्षांश में कम होती है, सांद्र पदार्थों में अधिक होती है।
पाचन, जैसा मैंने आपको बताया था कि रुक्षांश पचने में थोड़े भारी होते हैं, इसलिए पशुओं में तृप्ति का अनुभव लंबे समय तक रहता है, तो ये धीरे धीरे पचते हैं, जबकि सांद्र पदार्थ जो है वो शीघ्रता से पच जाते हैं। लागत खर्च जो है रुक्षांश में कम आता है, सांद्र पदार्थों में अधिक आता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? रुक्षांश का मुख्य कार्य क्या है? जुगाली वाले पशुओं में जुगाली के कार्य को बढ़ाना, जिससे उनका पाचन तंत्र स्वस्थ रह सके। और ये मुख्यतः क्या है? हमारे दूध में जो पोषक तत्व हैं उनको बढ़ाने में सहायक है, साथ ही साथ दूध उत्पादन को भी बढ़ाने में सहायक है। किन किन चीजों में पाया जाता है? हमने बात करी हरे रुक्षांश की, सूखे रुक्षांश की, जिसमें विभिन्न प्रकार के घास थे, कुछ गेहूं का भूसा, धान का पुआल इत्यादि। और इसमें हमारी खलियां थी, मक्का, चोकर, बाजरा, उसके साथ साथ खली जैसे मूंगफली खली, सूरजमुखी खली, सरसों खली, ये सारी चीजें जो है ये हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? प्रोटीन सांद्र पदार्थों के अंतर्गत। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से सांद्र पदार्थ और रुक्षांश देकर के हम एक संतुलित आहार का निर्माण कर सकते हैं। उसके साथ साथ और उनके आहार में क्या क्या होना चाहिए? तो उसमें है खनिज एवं विटामिन। प्रतिदिन हमें उन्हें 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर देने की आवश्यकता है। हमारे शरीर का सही जल संतुलन बनाए रखने के लिए उनको मिनरल मिक्सचर, उसके साथ साथ नमक, साधारण नमक देने की आवश्यकता होती है, जिसकी मात्रा 30 से 50 ग्राम के लगभग होती है। इसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्वच्छ पानी। यदि हम सारी चीजें दे रहे हैं लेकिन पानी गंदा दे रहे हैं तो हमारे पशुओं की बीमार होने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो उन्हें पानी दे रहे हैं वो बिल्कुल साफ सुथरा हो। अब पानी की मात्रा जो है वो 50 से 100 लीटर है, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मौसम है, अधिक गर्मी है या गर्भवती पशु है, ज्यादा दूध देने वाला पशु है, तो उन सब अवस्थाओं में इसकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। अब भारतीय परिवेश में जो रहने वाली गाय है उसकी औसत खुराक रुक्षांश, सांद्र पदार्थ, खनिज, विटामिन और पानी, ये सब की क्या हो सकती है उसको हम देख लेते हैं। तो जो दूध देने वाली गाय है उसके क्या क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? आयु, वजन, गर्भावस्था और दूध उत्पादन, कितना दूध दे रही है, उन सब के अनुसार कितनी उसकी खुराक होगी। हरा चारा जो है, जिसमें हमारी विभिन्न प्रकार की घास थी जो रुक्षांश के अंतर्गत आता है, उसमें 20 से 30 किलोग्राम प्रतिदिन रुक्षांश, हरा रुक्षांश देना हमारे पशुओं को आवश्यक है, जिसमें विभिन्न प्रकार की घास, मक्का, बाजरा इत्यादि। उसके साथ दूसरा है हमारा सूखा चारा, जिसमें 4 से 6 किलोग्राम हमें सूखा चारा देना है। तो सूखे चारे में जो सूखी घास है, मक्के के सूखे डंठल हो गए, गेहूं का भूसा, धान का पुआल, ये सारी चीजें हमारे आती हैं सूखे चारे के अंतर्गत। सांद्र आहार, ऐसे इसकी मात्रा 2 से 6 किलोग्राम है प्रतिदिन, लेकिन ये दूध पर निर्भर करता है। जैसे 1 लीटर, जैसे 2.5 से 3 लीटर यदि वो दूध देती है तो उसको 1 किलोग्राम सांद्र पदार्थ की आवश्यकता है। यदि उससे ज्यादा वो दूध देती है तो उसके सांद्र पदार्थ की मात्रा बढ़ भी सकती है। यदि दुगुना दूध दे रही है, 6 लीटर दे रही है, तो यहाँ पर हमें उसको 2 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना आवश्यक है। खनिज मिश्रण मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर डेली हमें अपने पशुओं को देना पड़ता है। साधारण नमक 30 से 50 ग्राम, जो उनके शरीर में जल संतुलन बनाए रखेगा, और स्वच्छ पानी 50 से 80 लीटर। और क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जलवायु कैसी है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो आवश्यकता बढ़ भी सकती है, यदि वो ज्यादा दूध देती है तो उसमें भी पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। ये सारी बातें हो गई एक संतुलित आहार की। बाकी हम अपने दुधारू पशुओं का किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके लिए दूसरा फैक्टर है हमारा आवास। कैसे जगह पर आप उनको रखें? तो सबसे पहली बात है, जो पशुशाला है वो बिल्कुल स्वच्छ और सूखा होना चाहिए। यदि वो निरंतर गीला रहेगा तो वहां संक्रमण की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ सकती है। जहां पर दूध दूहा जाता है वहां पर पानी के ढलान के लिए या मूत्र के लिए ढलान जैसी फर्श होनी चाहिए, ताकि जो भी गीली चीजें हैं वो ढल करके बाहर निकल जाएं, एक जगह इकट्ठी ना हो। तीसरा है कि वो जो भी पशुशाला है वहां पर धूप आनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए।
इससे क्या होगा कि संक्रमण होने की भी संभावना कम हो जाती है। प्रत्येक पशु के रहने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ये नहीं एक पशु इधर है, उसके बगल में जस्ट दूसरा पशु है, तो यदि एक पशु बीमार पड़ता है तो वो संक्रमण बहुत जल्दी दूसरे पशुओं में फैल जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर स्पेस हो हमारे पशुओं के बीच में। मौसम किस प्रकार है, यदि बहुत गर्मी है तो पंखे हम लोग लगा सकते हैं ताकि उनको गर्मी कम लगे। यदि ठंड का मौसम है तो ठंड के प्रभाव से बचाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। ये बात हो गई उनके आवास की। चौथा फैक्टर है स्वास्थ्य प्रबंधन। आप उनको स्वस्थ कैसे रखें। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको निरंतर समय पर टीके लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से पशुओं में भी टीकाकरण होता है। हमें टाइम टाइम पे उनको टीका दिलवाते रहना चाहिए। उसके साथ कृमि नाशक 3 से 6 महीने में कृमि नाशक दवाएं उनको दी जाएं ताकि उनके पेट में कीड़ों की समस्या ना हो। जुएं बहुत जल्दी हो जाती हैं पशुओं में, गाय भैंसों वगैरह में, तो उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाना है। बीमार अगर कोई पशु पड़ गया है तो उसे पशुशाला से निकाल कर दूसरे स्थान पर कर दिया जाए ताकि वो संक्रमण बाकी पशुओं में ना फैले। निरंतर हमें पशु चिकित्सक से अपने पशुओं की जांच कराते रहनी चाहिए कि किसी प्रकार की बीमारी तो उन्हें नहीं हो रही। अगर हमें इमीडिएट पता चल जाएगा कि किसी प्रकार से हमारा गाय या भैंस जो है वो संक्रमित हो गई है तो हम तुरंत स्टेप उठाकर उसे ठीक कर सकते हैं। पांचवा है स्वच्छ दुग्ध दोहन। अच्छे से दूध को दुहना, इसका मतलब यह है कि साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान देना। तो सबसे पहले जो दूध दूहने जा रहे हैं उन्हें अच्छे से अपने हाथ धो लेने चाहिए और गाय या भैंस के थनों को भी सही ढंग से साफ कर लेना चाहिए। दूसरा है कि हमेशा दूध का दोहन एक स्वच्छ बर्तन में, बर्तन यदि संक्रमित होगा तो दूध भी संक्रमित होगा, तो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि बर्तन सूखा हो और बिल्कुल स्वच्छ हो। प्रतिदिन निश्चित समय पर ही दूध का दोहन किया जाए। इससे क्या है कि एक निश्चित मात्रा दूध की बनी रहती है। जैसे वो 2 लीटर प्रतिदिन अगर शाम के 4 बजे देती है तो अप्रोक्स उसी के आसपास दूध का दोहन डेली करना चाहिए। दूध दोहन के उपरांत थनों को कीटाणुनाशक घोल से साफ करें ताकि उसके में किसी भी प्रकार के जीवाणु, थनों में किसी भी प्रकार के जीवाणु या विषाणुओं से संक्रमण ना हो। और दूध निकालते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो पशु है वो एक शांत वातावरण में, ताकि वो दूध अच्छे से दे सके। नहीं तो कई बार वो क्या होता है, वो गुस्से में आकर के अपने आप को चोट पहुंचा देते हैं। छठा है प्रजनन प्रबंधन। अब प्रजनन के लिए मैंने आपको कृत्रिम गर्भाधान लास्ट क्लास में बताया था। तो सबसे पहले उसमें हमें क्या देखना होता है कि हमारी जो पशु है, गाय या भैंस है, वो अपने ऋतुकाल में है या नहीं। तो ऋतुकाल के लक्षणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऋतुकाल में यदि वह प्रवेश कर चुकी है तो कृत्रिम गर्भाधान के लिए जा सकते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे हम अपने पशु का। उसके बाद पशु गर्भवती होने के उपरांत उसको सही पोषक तत्व, सही संतुलित आहार दिया जाए, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस करा। प्रसव से 60 दिन पहले ड्राई पीरियड हो, मतलब आप दूध दोहन ना करें, तो स्वास्थ्य गर्भवती पशु का अच्छा बना रहता है। और प्रसव के समय हमेशा स्वच्छता का ध्यान दिया जाए क्योंकि उस समय संक्रमण होने की संभावना पशुओं में बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब ये बात हो गई दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन की। कई बार हम स्वास्थ्य का प्रबंधन अच्छे से करते हैं, उसके बाद भी कुछ रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के कारण पशुओं में हो जाते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, पैरासाइट्स की वजह से, या कई बार हम संतुलित आहार उनको नहीं दे पाते, उस वजह से भी पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग पाए जाते हैं। तो हम रोगों को जान लेते हैं, उनके लक्षण और उनके कारक। तो सबसे पहला रोग है खुरपका मुंह पका रोग, फुट एंड माउथ डिजीज। इसका मुख्य कारक है विषाणु, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, FMD वायरस। इसके कारण हमारे जो गाय भैंसें होती हैं उनके मुंह में, जीभ में और उनके खुर में छाले पड़ जाते हैं। मुंह और जीभ में छाले पड़ने के कारण उन्हें कोई भी खाने पीने का पदार्थ, यहाँ तक कि उनको लार निगलने में भी बहुत दिक्कत होती है। लार वो नहीं निगल पाते तो लगातार लार जो है उनके मुंह से टपकती रहती है। खुर में छाले पड़ जाने के कारण वो लंगड़ा कर चलने लगते हैं। इसमें बहुत तेज बुखार भी रहता है और कई बार पशुओं की मृत्यु भी होने की संभावना बनी रहती है।
दूसरी बीमारी है गलघोटू, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसका हमारा कारक है पॉस्चरेला मल्टोसिडा। ये जो हमारा जीवाणु है, इसके संक्रमण से हमारे जो पशु हैं उनमें दूध उत्पादन में भी कमी आती है। और जो शब्द है गलघोटू, मतलब गला जो है उनका घुटने के समान महसूस होता है। इसका कारण मुख्यतः यह है कि उनके गले और गर्दन में संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है, जिससे उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए इस बीमारी का नाम गलघोटू है। अब सांस लेने की समस्या हो रही है तो कई बार पशु की अचानक मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा, लंगड़ा बुखार, ब्लैक वाटर, जो जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम शबोय के अटैक के कारण होता है। इस जीवाणु के कारण लंगड़ा बुखार, आप शब्द से समझ सकते हैं कि उनके मांसपेशियों में दर्द रहता है, सूजन हो जाती है और खास करके पैरों में उनके सूजन आ जाने के कारण वो लंगड़ा कर चलने लगते हैं। इसलिए इसका नाम है लंगड़ा बुखार। दर्द में उनको अगर दबाने पर चरचराहट जैसी आवाज आती है और कई बार मृत्यु की भी संभावना इस बीमारी में बनी रहती है। चौथा रोग है थनैला मैस्टिटिस। जीवाणु के दो प्रकार हैं, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। इसके संक्रमण से इनके थनों में सूजन आ जाती है, जिससे दूध जो है कई बार पानी के रूप में निकलता है, क्योंकि दूध के थक्के बन जाते हैं, या कई बार पीले रंग के रूप में दूध निकलता है। जो उनके थन है उसमें लगातार दर्द बना रहता है, क्योंकि थनों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण दूध उत्पादन में भी कमी होती है और दर्द के कारण पशुओं में बुखार भी बने रहने की संभावना होती है। पांचवा रोग है एंथ्रैक्स, जो जीवाणु बैसिलस एंथ्रासिस के कारण होता है। इसमें क्या लक्षण है? सबसे मुख्यतः क्या होता है कि इसमें रक्त जो है उसकी जमने की क्षमता कम हो जाती है, रक्त बहुत पतला हो जाता है और रक्त का रिसाव लगातार उनके नाक से, मुंह से या गुदा के भागों से होता रहता है। तेज बुखार या मृत्यु की संभावना, दर्द रहना, ये सारी समस्याएं इस बीमारी में, एंथ्रैक्स में देखने को पशुओं में मिलती हैं। छठा रोग है रिंगवॉर्म, दाद। दाद या दिनाओं के बारे में आपने मनुष्यों में भी सुना होगा। तो इसके लिए मुख्यतः कारक है फफूंद, जिसमें है माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटन। ये दो प्रकार के फफूंद हैं जिसके कारण दाद की समस्या पशुओं में देखने को मिलती है। दिनाव यदि आपने किसी को देखा हो तो उसके शरीर पर छोटे छोटे गोल जैसे दाने बन जाते हैं और वो गोल संरचनाएं धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगती है। उसी प्रकार से ये समस्या पशुओं में भी होती है, उनमें भी छोटे छोटे गोल जैसे दाने बन जाते हैं जो धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। जहां ये दाने रहते हैं वहां के बाल झड़ने की समस्या हो जाती है, उनकी जो चमड़ी है वो पपड़ी के समान हो जाती है, कई बार त्वचा जो है वो मोटी भी हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है रिंगवॉर्म बीमारी में। सातवां है चेचक, पॉक्स के नाम से, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है वैसे ही है पशुओं में शीप पॉक्स और काउ पॉक्स। यदि भेड़ों में आप देख रहे हैं या बकरियों में देख रहे हैं तो वह विषाणु कैप्री पॉक्स के कारण होता है, और अगर आप गाय में देख रहे हैं तो वो काउ पॉक्स वायरस के कारण होता है। इसमें लक्षण में मुख्यतः उनके शरीर पर छोटे छोटे दाने जैसी संरचना होती है जो बाद में बढ़कर के घाव का रूप ले लेती है, बड़े बड़े हो जाते हैं। और उनके त्वचा, जैसे कि फफूंद वाले अटैक में मैंने आपको बताया जिसमें चेचक वाली समस्या, और इससे पिछले वाले में जैसे मैंने आपको बताया था उसमें रिंगवॉर्म वाली जो हम बात कर रहे थे उसमें भी त्वचा में पपड़ी बन जाती है, इसमें भी त्वचा में पपड़ी बनने की संभावना है, उसमें भी बाल झड़ते हैं और इसमें भी बाल झड़ने की संभावना दिखती है। भूख कम लगना, दूध उत्पादन में कमी, तेज बुखार, ये सारे लक्षण हैं चेचक के। और आठवां रोग है श्वसन से संबंधित क्षय रोग, जो टीबी का रूप होता है। टीबी जिसमें मुख्यतः निमोनिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये जीवाणु के कारण भी होता है और विषाणु के कारण भी होता है। तो जीवाणु हमारा है पॉस्चरेला मल्टोसिडा, इसका नाम हमने सबसे स्टार्ट में भी सुना, और मैनहीनिया हीमोलिटिका। ये दो है हमारी प्रजातियां जीवाणु की,
और विषाणु में हमारा है BRSV यानी बोवाइन रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, और दूसरा है हमारा पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। इन चारों में से किसी के भी संक्रमण से क्षय रोग होने की समस्या हमारे पशुओं में देखने को मिलती है। क्षय रोग में मुख्यतः फेफड़ों पर असर पड़ता है, तो फेफड़ों पर असर पड़ने से निमोनिया, खांसी, बुखार, बलगम जमना फेफड़ों में, ये सारी समस्याएं पशुओं में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ तेज बुखार, कई बार बहुत ज्यादा फैलने पर मृत्यु होने की भी पशुओं में संभावना होती है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि दुधारू पशुओं में सफल प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, कैसे संतुलित आहार क्या क्या देना है, और किस प्रकार की बीमारियां हमारे पशुओं में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो आपको पैरामेडिकल में, नीट बेस्ड एग्जाम्स में और साथ ही साथ आपके 10th बोर्ड में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।